चलिए, राजस्थान में फरवरी मंथ का जो करंट अफेयर है उसमें सबसे पहले फरवरी मंथ में प्रस्तुत हुए बजट के बारे में अपने बातें करेंगे। बजट में बहुत सारे प्रकार की घोषणाएं होती है ना, और सरकार का एक तरीके से ये क्या होता है, वित्त से संबंधित एक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर मूलतः हम किस किस बात को शामिल करते हैं, थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ, बाकी डिटेल में नहीं जाना इसके अंदर। इसमें जो डाटा है वो एक्चुअल में क्या है और ये किस रूप में दिए गए उनको समझने के लिए बता देता हूँ। देखो, बजट जो होता है ना, उसके अंदर तीन बातें प्रस्तुत की जाती है। एक तो गत वर्ष में जो भी डाटा वित्त से संबंधित है उनको प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा, वर्तमान वर्ष जो हमारा चल रहा है उस वर्तमान वर्ष के डाटा जो है वो इस गत वर्ष वाले डाटा के संशोधित डाटा होते हैं। ठीक है, अभी बताता हूं मैं इस बात को। तीसरा, आगामी जो हमारा वर्ष है जो आने वाला है उस आगामी वर्ष के डाटा भी इसके अंदर प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनको अपने अनुमानित डाटा बोलते हैं, क्योंकि अभी हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि क्या स्थिति रहने वाली है, लेकिन हम सिर्फ क्या लगा रहे हैं कि अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ इतना हो सकता है। तो जो गत वर्ष के डाटा होते हैं ये तो अपने आप में क्या होते हैं, एग्जैक्ट डाटा होते हैं, क्योंकि ये तो हमारे पास आ चुके होते हैं। अब जो हमने गत वर्ष डाटा बनाए थे वो हमारे लिए अगले वर्ष के क्या थे, संशोधित डाटा थे एक तरीके से। तो पिछले वर्ष जो हमने अनुमान लगाया था, अब उस अनुमान में हम पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे तो हमने उसी हिसाब से बजट को क्या कर दिया, संशोधित कर दिया। ठीक है, तो गत वर्ष वाले डाटा तो 100% एग्जैक्ट होते हैं, तो इनको तो मोस्टली बजट के अंदर पिछले वर्ष में ही अपने शामिल कर देते हैं। इस वर्ष जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वर्तमान में, उसमें गत वर्ष जो हमने डिसाइड किया था उसके क्या आते हैं, संशोधित डाटा आते हैं। और जब अगला साल आएगा तो इसमें हम जो डाटा लगाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, अनुमानित डाटा बोलेंगे। तीन बातें तो ये। अब इसमें वर्तमान जो हमारा बजट है इसको हम बोलते हैं बजट 24-25 का बजट। क्या बोलते हैं, 24-25। अभी जो 24 चला और 25 तक चलेगा, तो 24-25 में जो बजट आया है हमारा, ये हमारा संशोधित बजट है। कौन सा बजट है बताओ, संशोधित, क्योंकि हमने पिछली बार यानी कि 23-24 में जो अनुमानित किए थे अब उनको हमने क्या कर दिया, संशोधित कर दिया। हमें पता चल गया कि हाँ एक्चुअल में इतना रहा है। फिर अगला जो बजट होगा हमारा 25-26, उसके हिसाब से जो डाटा प्रस्तुत होंगे वो डाटा क्या होंगे, हमारे अनुमानित डाटा। तो इस बजट में दो डाटा प्रस्तुत होते हैं, एक तो 24-25 के तो संशोधित डाटा आते हैं और 25-26 के इसमें क्या आते हैं, अनुमानित डाटा आते हैं। समझ गए। अब दूसरी बात एक और है कि बजट के अंदर, बजट को जब अपने परिभाषित करते हैं तो कैसे करते हैं कि किसी भी सरकार की आय और व्यय से संबंधित जो डाटा होते हैं, किससे, आय और व्यय से संबंधित जो डाटा होते हैं वो जब जिस डॉक्यूमेंट में दिखाए जाते हैं उसी को अपने क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। वास्तव में बजट का हिंदी में नाम वार्षिक वित्तीय विवरण होता है ना। बजट तो अपने आप में कोई शब्द नहीं है, लेकिन इसका नाम क्या होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण। अब इस वार्षिक वित्तीय विवरण में एक साल के दौरान सरकार को आय कितनी हुई और सरकार का व्यय कितना हुआ, इनके डाटा प्रदर्शित किए जाते हैं। अब सरकार को होने वाली आय दो तरीकों से होती है। एक तो होती है उसके अंदर राजस्व तरीका, यानी कि ऐसी आय जो सरकार को टैक्स या कोई इस प्रकार की दूसरी चीजों से प्राप्त होती है, उसको तो अपने बोलते हैं रेवेन्यू इनकम, राजस्व आय। और राजस्व आय के अतिरिक्त कोई सरकार की स्थायी परियोजना है कोई, मान लो, उसको अपने बोलते हैं पूंजीगत आय के नाम से। क्या बोलते हैं, पूंजीगत आय। तो बजट में जो आय प्रस्तुत की जाती है, आय का मतलब जो प्राप्तियां दिखाई जाती है, क्या दिखाई जाती है, प्राप्तियां, यानी कि सरकार को इनकम कहां से प्राप्त हो रही है। वो इनकम दो तरीकों से प्राप्त होती है, या तो राजस्व तरीकों से प्राप्त होती है और या फिर किससे होती है, पूंजीगत तरीकों से प्राप्त होती है। ऐसे ही सरकार के द्वारा ये जो आय जितनी हुई है, इस आय को जो खर्च किया जाता है वो किसके रूप में होते हैं, व्यय के रूप में। व्यय भी दो तरीके से होता है। राजस्व से होने वाला व्यय जो होता है उसको अपने क्या बोलेंगे, राजस्व व्यय बोलेंगे। और जो पूंजीगत खाते से व्यय होता है उसको अपने क्या बोलेंगे, पूंजीगत व्यय बोलेंगे, पूंजीगत व्यय बोलेंगे। तो व्यय भी दो प्रकार का है। अब मान लो सरकार की राजस्व आय तो रह गई कम, सरकार को राजस्व आय मान लो 1000 करोड़ रुपए की हुई, सपोज दैट, और सरकार ने इस राजस्व आय वाले खाते से व्यय कर दिए 1500 करोड़, तो हम ये कहेंगे कि सरकार ने 500 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय कर दिए। तो जो वो अतिरिक्त व्यय हुए हैं वो हमारे लिए क्या बन गया, घाटा बन गया। क्या बन गया, घाटा। और उस घाटे को हम बोलेंगे राजस्व घाटा। क्या बोलेंगे, राजस्व घाटा। समझ गए। अब क्या करेगी सरकार, इस राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए, पूरा भी तो करना है, नहीं तो सरकार नीचे 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 जाती जाएगी, है ना, संकट में फंस जाएगी। तो पूरा करने के लिए सरकार क्या लेगी, उधार लेगी। सरकार क्या लेगी, उधार लेगी। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से ले, चाहे कोई वर्ल्ड बैंक से ले, किसी से भी ले, क्या लेगी, उधार लेगी। वो जो उधार सरकार पर होती है ना, उस उधार को बोलते हैं राजकोषीय घाटा। क्या बोलते हैं, राजकोषीय घाटा। जब कोई सरकार ये कहते हैं ना कि हमारा खजाना खाली है, हमारा खजाना
खाली है। इसका मतलब क्या है, सरकार पे ऑलरेडी इतनी उधार हो चुकी है कि वो पहले वाला चुकाए कि आप लोगों को दे। यानी कि जो भी घाटा सरकार ने व्यय करके कर लिया है, उस घाटे को चुकता करने के लिए जो भी उधार ली जाएगी, जो भी देनदारियां सरकार पर बनेगी, जो भी लाइबिलिटी सरकार पे बनेगी, वो अपने आप में क्या कहलाएगी, राजस्व घाटा, सॉरी राजकोषीय घाटा कहलाएगी, फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं उसको। अब किसी भी सरकार की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, ये डिपेंड करता है उसके राजकोषीय घाटे पर। अगर राजकोषीय घाटा हमारी जीडीपी के अनुपात में बहुत ऊंचा चला गया है, यानी कि हमारा उत्पादन जितना हो रहा है उससे ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, राजकोषीय घाटे को चुका रहे हैं, तो हमारे राज्य की हालत ठीक नहीं है। अगर राजकोषीय घाटा एक निश्चित अनुपात में रहता है, 3% 4% तक रहे, तो वो ठीक है। जैसे राजस्थान का राजस्व घाटा अभी हम पढ़ेंगे, राजकोषीय घाटा वो लगभग 3.45 के आसपास रहता है, 3.7 भी रह जाता है जैसे। तो 4% से अगर कम कम है ना, तो राज्य की स्थिति अच्छी है, कहने का मतलब है ना, बहुत ज्यादा भार नहीं है उसके ऊपर। यानी कि जितना हमारे जीडीपी है, उस जीडीपी का अगर 3-4% के बीच में घाटा है, अगर हमारा राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटे का मतलब हमारी उधारी जो है वो 3-4% के बीच में है, तो सही स्थिति है। अगर ये 8%, 9%, 10% पहुंच जाए ना, तो फिर उस राज्य की अर्थव्यवस्था संकट में है। ठीक है, तो बजट के अंदर 3 बातें हमें करनी है। अब देखो आप, ये 3 बातें जो इनको अपने कनेक्ट करते हैं। अब ये डाटा ही पूछ सकता है आपसे पेपर के अंदर डायरेक्टली, है ना, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया। देखो, राजकोषीय प्रबंधन में 3 चीजें होती है, प्राप्तियां होती है यानी कि आय होती है, उसमें व्यय होता है, और तीसरा उसमें क्या होता है, घाटा होता है। अब आय या व्यय, आय की प्राप्ति के 2 स्रोत है हमारे पास, राजस्व प्राप्तियां होती है और दूसरी कौन सी होती है, पूंजीगत प्राप्तियां। अब जो हमारा पिछला बजट आया है, सॉरी ये वाला बजट आया है जिसको अपने 2024-25 का बजट बोला है, इस 2024-25 के बजट में जो हमने संशोधित अनुमान लगाया है या संशोधित जो डाटा दिया है, उसके हिसाब से हमारी राजस्व आय हुई है 2,62,618 करोड़ रुपए की। अब ये डाटा याद रखना एग्जैक्ट, 2,62,618 करोड़ रुपए। और अगले वर्ष यानी कि 25-26 का जो हमने अनुमान लगाया है, उसके हिसाब से हमारी ये राजस्व और ज्यादा बढ़ने वाला है, यानी कि हमारी इनकम का स्रोत बढ़ने वाला है। अभी हम 2,62 पे खड़े थे, आने वाले साल में हम कितने पे पहुंच जाएंगे, 2,94 पे पहुंच जाएंगे लगभग। तो 2,94,536 ये हमारा 2025-26 का अनुमानित बजट का डाटा है। इसी प्रकार से पूंजीगत प्राप्तियां और इसी प्रकार से हमारा अगले साल की पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान है। फिर हमने व्यय जो किया है वो भी 2 तरीके का, एक राजस्व व्यय और दूसरा कौन सा है, पूंजीगत व्यय है। तो पिछली बार जो राजस्व व्यय हुआ वो कितना हुआ बताओ, 2,94,557 करोड़ रुपए। कहने का मतलब हमारी इनकम तो हुई है 2,62,618 और हमने खर्च कर दिए कितने, 2,94,557। इसका मतलब हम राजस्व घाटे वाली स्थिति में पहुंच गए। किसमें पहुंच गए, राजस्व घाटे वाली की। अब इन दोनों का अंतर अगर अपने निकालें तो ये अंतर हमारे पास निकल के आता है 31,939 करोड़ रुपए। यानी कि हमारा जो राजस्व घाटा है 2024-25 के आंकड़ों के हिसाब से वो कितना है, 31,939 करोड़ रुपए। तो ये डाटा कहां से आया, जितनी हमें आय हो रही थी उसमें से हमने व्यय को घटाया तो हमें नेगेटिव मिला ये 31,939 करोड़। इसी प्रकार से अगर अगले वर्ष की बात करें तो यहां 2,94,536 ये हमें प्राप्त होगी, लेकिन हम खर्च कितनी कर देंगे, 3,25,545। कितने कर देंगे, 3,25,545। कहने का मतलब अगले साल भी हम घाटे में ही रहेंगे, अगले साल भी क्या रहेंगे, घाटे में रहेंगे। लेकिन ये घाटा बढ़ेगा या घटेगा, हाँ इस घाटे को हम थोड़ा सा क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे। यानी कि हमारे जो राजस्व खर्चे हैं उनकी व्यय जो है उनके अंदर हम क्या लाएंगे, कमी लाएंगे। और कमी लाके इसको 31,939 करोड़ से घटा के हम कितना कर लेंगे, 31,009 करोड़ कर लेंगे। कितना, 31,009 करोड़। समझिए। अब हमारे पास दूसरा कंसेप्ट आता है किसका, राजकोषीय घाटे का। ये पेपर में अक्सर टारगेट होता है ना, ये वाला जो डाटा है राजकोषीय घाटे वाला, ये अक्सर ही पेपर में टारगेट होता है। तो इसमें क्या होता है, मैंने आपको सीधी भाषा में समझा दिया कि सरकार की जो भी उधारियां होती है ना, जो भी देनदारियां होती है सरकार की, वो अपने आप में क्या होती है, उसका राजस्व घाटा होती है। हाँ, तो पिछली बार यानी कि इस साल हमारा 24-25 में जो राजकोषीय घाटा है वो कितना है बताओ, 70,090 करोड़ रुपए। कितना, 70,090 करोड़, इतना हमारा राजकोषीय घाटा है। कहते इतने रुपए हमें देने हैं, उधार लिए बैठे हैं इतने रुपए हम, और अगले साल ये डाटा और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। ठीक है, यानी कि अब वाली सरकार है वो भी पुराने वाले घाटों को कैसा पूरा कर रही है, लोन ले लेके पूरा कर रही है, उधारी ले लेके पूरा कर रही है।
तो अगले साल ये डाटा पहुंचने के चांस है कितना, 84,643 करोड़ रुपए। ये दोनों डाटा आप याद रखिएगा, ठीक है। सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बजट 2024-25 के अनुसार राजस्थान का राज्य घाटा या राजकोषीय घाटा कितना है, तो ये डाटा है 70,090 करोड़। और अगले साल जब डाटा 25-26 का अनुमानित आपसे पूछा जाए तो हम बताएंगे 84,643 करोड़। मोस्टली ये ऊपर वाला ही पूछा जाता है, ठीक है। जो वर्तमान बजट के दौरान चल रहा है घाटा, वही घाटा पूछा जाता है। राजस्व घाटा पूछ ले तो 31,939, इसमें हम कमी लाएंगे 31,009 करोड़ रुपए। तो आगामी वर्ष में हमारा राजस्व घाटा तो घटेगा, जबकि हमारा राजकोषीय घाटा क्या होगा, बढ़ेगा। समझ गया बात। चलो इसके बाद में देखो, राजस्थान की वर्तमान जीडीपी की बात करें अगर अपने, जीडीपी का मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पादन। और जब ये सकल घरेलू उत्पादन हम राज्य का बताते हैं तो इसको अपने एस शब्द और जोड़ देते हैं इसके अंदर। ये है ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राज्य सकल घरेलू उत्पाद। क्या बोलेंगे इसको, राज्य सकल घरेलू उत्पाद। यानी कि ये हमारे राज्य के अंदर अंदर जो हमारा उत्पादन हो रहा है, किसी भी तरीके का उत्पादन हो रहा है, उसकी मात्रा अगर अपने देखें तो ये नजर आती है हमें 19,89,000 करोड़ रुपए। कितनी है, 19,89,000 करोड़ रुपए, ठीक है। इतनी हमारी राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार है। लेकिन सरकार ने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया है, ठीक है। वर्ष 2030 तक हम राज्य की अर्थव्यवस्था को कहां पहुंचा देंगे, 350 बिलियन तक पहुंचा देंगे। कहां तक, 350 बिलियन। यानी कि लगभग अभी 198 बिलियन पे रहे हम। कितने पर है, 198 बिलियन पर। इसको बढ़ा के 2030 तक कितना कर देना है, 350 बिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है। इंपॉर्टेंट डाटा है, आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कि राजस्थान सरकार के द्वारा वर्ष 2030 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आकार का लक्ष्य कितना डिसाइड किया गया है। 250 किया गया, 350 किया गया, 450 किया गया, 550 किया गया है। इस तरीके का डाटा पूछ ले, ठीक। तो ये दो डाटा इंपॉर्टेंट है इसमें ज्यादा, एक तो राजकोषीय घाटा वर्तमान में कितना है, और दूसरा राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार कितना है, ठीक है। और तीसरा 2030 तक हमने लक्ष्य कितना निर्धारित कर रखा है, तो ये लक्ष्य हमने डिसाइड कर रखा है 350 बिलियन डॉलर का, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर अब कुछ कुछ मुख्य घोषणाएं जो इस बजट के अंदर की गई है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे अपने। जैसे सबसे पहले अपने बात करें पेयजल को लेकर क्या घोषणाएं हुई है, तो अभी तक हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक मिशन चलता था पेयजल को लेकर, जिसका नाम क्या था, जल जीवन मिशन, JJM के नाम से, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट का मिशन है, गांव के हर घर तक नल के द्वारा पानी पहुंचाना, ये इस मिशन का लक्ष्य रखा गया है। अब ये गांवों के अंदर तो चलाया जा रहा है, लेकिन राजस्थान सरकार ने अपनी तरफ से मुख्यमंत्री के नाम से इसको मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी के रूप में इसकी क्या की है, शुरुआत की है या घोषणा की है। इसी प्रकार से शहरी निकाय के अंदर एक योजना चलती है जिसका नाम है अमृत योजना के नाम से, ठीक है। मैंने आपको ये अमृत योजना शायद पहले बताई भी होगी। इसका नाम है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि नगरीय जो निकाय है हमारे, ठीक है, उन नगरीय निकायों का कायाकल्प करने के लिए, रिजुविनेशन का मतलब क्या है, कायाकल्प करना, ठीक है, और साथ ही साथ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन करना, यानी कि उसके अंदर नई नई प्रकार की नगरीय सुविधाएं विकसित करना, है ना। इनके लिए चलाया गया मिशन जो है उसको अमृत मिशन बोला जाता है। और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अमृत मिशन 2.0 चलाया जा रहा है, और उसके अंदर राजस्थान के कुल मिला के कितने नगर निकायों को शामिल किया गया है, 183। यानी कि अमृत योजना से लाभान्वित होने वाले हमारे इस बजट के अंदर नए ऐड किए गए जो नगर निकाय हैं वो कितने हैं, 183 नगर निकाय हैं, ठीक। तो पूछ लेगा अमृत योजना 2.0 की शुरुआत इस बजट के हिसाब से कितने नगरीय निकायों में की गई है, तो 183 नगरीय निकाय हैं, 183। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा, ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एनर्जी का। इसको लेके मैं बार बार कहता भी रहता हूं कि बहुत सारे डाटा है इसके नए नए आते रहते। बजट में जो मुख्य घोषणा हुई है वो ये हुई है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके बारे में आजकल बहुत ज्यादा चर्चा होती है ना। लगभग 15 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये योजना घोषित की गई थी, और इसके हिसाब से पूरे इंडिया के अंदर एक टारगेट बनाया गया था कि 2027 तक 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। कितने, 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल या सोलर प्लेटें जो है वो स्थापित की जाएगी। तो इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना।
अब इसमें ऐसे परिवार जिन्होंने अपने घर के ऊपर ये सोलर पैनल लगा दिया है, उनको 100 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाने का भी प्रावधान है। लेकिन राजस्थान सरकार ने 100 यूनिट को बढ़ाकर वर्तमान में कितना कर दिया है, 150 यूनिट कर दिया। ठीक है, तो इस योजना के जिन्होंने भी पैनल स्थापित कर दिए हैं, उनको प्रति माह निःशुल्क बिजली जो है वो कितनी यूनिट प्रदान की जाने की घोषणा हुई है, 150 यूनिट। पहले प्रावधान कितने का था, 100 यूनिट का। चलिए फिर आगे सड़कों को लेकर के क्या महत्वपूर्ण घोषणा हुई है, तो सड़कों को लेकर के नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे बनाने की घोषणा की गई है। कितने, 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे, और इनकी टोटल लंबाई होगी 2750 किलोमीटर। कितनी लंबाई होगी बताओ, 2750 किलोमीटर। अब ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे से हमारा मतलब इस बात से है कि कोई भी परियोजना जो चलती है वो दो तरीके से चलती है, एक को बोलते हैं ब्राउनफील्ड और एक को बोलते हैं ग्रीनफील्ड। जब हम किसी सड़क का पूरा निर्माण ही नया करते हैं ना, भी एक तो पहले से बनी हुई सड़क है उसको चौड़ा कर दिया, तो वो ग्रीनफील्ड नहीं है, वो ब्राउनफील्ड है। और एक हमने जहां सड़क थी नहीं और वहां पे नई सड़क का निर्माण किया, उसको क्या बोलेंगे, ग्रीनफील्ड बोलेंगे। तो 2750 किलोमीटर लंबाई के कितने ग्रीनफील्ड हाईवे मंजूर किए गए हैं, 9। संख्या याद रखिएगा, कितने हैं, 9 है। और इनका विकास किया जाएगा हैम मॉडल के आधार पर। कौन सा मॉडल, हैम, है ना। ये क्या है, निजी क्षेत्र के सहयोग से विकसित किए जाने वाले कई सारे मॉडल होते हैं। ठीक है, इनमें एक मॉडल है ये हाइब्रिड एन्युटी मॉडल बोलते हैं इसको, या इसको बीओटी बोलते हैं। ठीक है, बीओटी का मतलब होता है बिल्ड, बिल्ड का मतलब बनाना। तो पहले कोई निजी ठेकेदार आएगा, वो इसको बनाएगा, फिर वो क्या करेगा, 20 साल के लिए उसको ऑपरेट करेगा, जैसे टोल टैक्स वसूलेगा। फिर 20 साल के बाद में जैसे ही उसका अनुबंध खत्म होगा, वो सरकार को उस सड़क को क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो सरकार को जोर भी नहीं आया, है ना, 20 साल में उसके लिए सड़क भी बनकर तैयार होगी, और उसको भी फायदा हो गया कि उसने उस सड़क का उपयोग टोल टैक्स के रूप में पैसे वसूलने में किया। तो ये जितने भी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे बनेंगे, ये हैम मॉडल पर बनेंगे, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर बनेंगे। इसी मॉडल को बोलते हैं अपने बीओटी मॉडल, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब आप 5000 से अधिक आबादी वाले गांव जितने भी हैं राजस्थान के अंदर, वहां पर एक अटल प्रगति पथ का निर्माण किया जाएगा, है ना। गांव के अंदर एक मुख्य सड़क बनाई जाएगी। हालांकि ऐसी सड़कें पहले भी बनाई जाती रही है, ठीक है, जैसे गौरव पथ, या अपने गांवों के अंदर एक आम नाम सुना होगा। अब गौरव पथ की जगह अब नई सड़क जो बनेगी गांव में, उसका नाम क्या रखा गया है, अटल प्रगति पथ रखा गया है। और कितनी आबादी वाले गांवों के अंदर ये शुरू होगी, 5000 या उससे ज्यादा आबादी वाले गांवों के अंदर। फिर आगे देखिए, जगतपुरा और वैशाली नगर क्षेत्रों के अंदर मेट्रो ट्रेन के विस्तार के लिए डीपीआर बनाई जाएगी। ठीक है, अभी तक जो मेट्रो ट्रेन चल रही है उसके एरिया में जगतपुरा और वैशाली नगर शामिल नहीं है, लेकिन पहली बार इन दोनों क्षेत्रों के लिए मेट्रो का विस्तार करने के लिए डीपीआर बनाई जाएगी। डीपीआर का मतलब डिटेल्ड प्लान रिपोर्ट होती है ना, डिटेल प्लान्ड रिपोर्ट, यानी कि विस्तृत प्लानिंग करने की रिपोर्ट जो होती है उसको क्या बोलते हैं, डीपीआर बोलते हैं। तो हाल ही में मेट्रो ट्रेन का विस्तार कौन से 2 क्षेत्रों तक करने की बात चली है, जगतपुरा और वैशाली, दोनों जयपुर के, जयपुर मेट्रो के विस्तार की बात है। चलिए फिर देखिए आप, समस्त संभागीय मुख्यालयों के ऊपर, इसका मतलब राजस्थान के कितने संभागीय मुख्यालयों पर, 7 पर। 7 पर क्या किया जाएगा, कंप्रेहेंसिव मोबिलिटी प्लान बनाया जाएगा। यानी कि शहरों के अंदर, बड़े शहर है संभाग स्तर वाले, तो इनमें ट्रैफिक की और की समस्या रहती है, मोबिलिटी की, तो वहां उसके लिए क्या बनाया जाएगा, विस्तृत मोबिलिटी प्लान बनाया जाएगा। कंप्रेहेंसिव मोबिलिटी प्लान जो है वो शुरू किया जाएगा। ठीक, तो ये इसकी शुरुआत जो है वो किस स्तर पर होगी, संभागीय मुख्यालयों के स्तर पर होगी। तो ये सारे प्रावधान जो है वो किसमें, सड़क में है। पहले हमने पढ़ा किसमें, पेयजल में। पेयजल के अंदर एक तो हमने पढ़ा कि जल जीवन मिशन जो है वो शहरी क्षेत्र में शुरू किया जा रहा है, और 183 नगर निकायों के अंदर अमृत 2.20 योजना जो है वो क्या हो गई है, शुरू हो गई है। फिर हमने पढ़ा पीएम सूर्य घर बिजली योजना के अंदर बिजली यूनिट बढ़ा के कितनी कर दी गई, 150 यूनिट कर दी गई। उसके बाद में सड़क 2750 किलोमीटर के कितने एक्सप्रेस हाईवे बनेंगे, 9। फिर गांवों के अंदर क्या बनाई जाएगी, अटल प्रगति पथ बनाया जाएगा। और संभागीय मुख्यालयों पर क्या किया जाएगा, कंप्रेहेंसिव मोबिलिटी प्लान बनाया जाएगा। और कौन से 2 क्षेत्रों तक मेट्रो का विस्तार करने की बात की गई, जगतपुरा और वैशाली। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अपने क्षेत्रीय विकास को लेकर के कौन कौन से कार्यक्रम संचालित किए गए। तो क्षेत्रीय विकास को लेकर के एक नई योजना की शुरुआत की जाने प्रस्तावित की गई, जिसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना के नाम से। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि बजट 2024-25 के अंदर किस व्यक्तित्व के नाम पर जिला उत्थान योजना जो है उसकी शुरुआत करने की बात की गई है। ठीक है, गुरु गोलवलकर के नाम पर योजना पहले से चल रही थी, उसका नाम आ सकता है ना, विवेकानंद के नाम पर नाम आ सकता है, या दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर नाम आ सकता है। ये बीजेपी के कुछ बड़े लीडर्स के चेहरे जिनके ऊपर योजनाओं के नाम चलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम आ सकता है।
ठीक है, तो ये योजना जो जिला उत्थान वाली योजना है, ये किसके नाम पर शुरू की जा रही है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना के नाम से। चलिए, इसके बाद में हमारा जो डांग क्षेत्र है ना, मगरा क्षेत्र है, मेवात क्षेत्र है और ब्रिज क्षेत्र है, ये 4 क्षेत्र हैं। इनके विकास के लिए क्षेत्रीय विकास योजना पहले से चलाई जा रही है। उसमें नए बजट का प्रावधान किया गया है कि पहले 50-50 करोड़ रुपए इसमें दिए जाते थे, अब वो बढ़ा के कितने किए गए हैं? 100-100 करोड़ रुपए किए गए हैं। ठीक है, तो चारों योजनाओं के अंदर डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मगरा, मेवात और ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए अब जो राशि दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी? 100-100 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट, फिर मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नाम से स्पष्ट हो रहा है, थार मरुस्थल का वे जिले जो सीमा क्षेत्र के साथ लगते हैं उनके विकास के लिए शुरू की गई योजना है। ये तो समझ में आ गई, पर कितने फंड से शुरू की गई योजना है ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां जो फंड आवंटित किया गया है वो कितना है? 150 करोड़ रुपए का फंड है ना। वहां फंड 100-100 करोड़ रुपए का, यहाँ फंड कितना है? 150 करोड़ रुपए का। ठीक, तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये योजना कितने फंड के माध्यम से संचालित होगी, तो 150 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने जनजातीय उपयोजना क्षेत्र। ठीक है, जनजातीय उपयोजना क्षेत्र और अनुसूचित जाति की बसावट के निवासियों को आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 2 फंड बने हुए हैं। एक का नाम है SC/SP फंड और दूसरे का नाम है TSP फंड के नाम से। एक का नाम क्या है? SC/SP। SC का मतलब होता है, आप समझ गए, अनुसूचित जाति, और SP का मतलब है सब प्लान। क्या बोलते हैं? सब प्लान। ये देखो, उपयोजना, सब प्लान को क्या बोलते हैं? उपयोजना। तो ये जनजातीय उपयोजना क्षेत्र और अनुसूचित जाति का उपयोजना क्षेत्र। तो जनजाति वाले को तो बोलते हैं TSP, ट्राइबल सब प्लान के नाम से, और इसको बोलेंगे अपने SC/SP। इनके भी बजट की राशि में वृद्धि की गई है और इनको कितने रुपए देने की घोषणा की गई है? 1750 करोड़ रुपए, 1750। ठीक है, तो SC/SP और TSP फंड की राशि बढ़ाकर कितनी की गई है? 1750 करोड़ रुपए की गई है। चलिए फिर आगे देखिए, अब एक नया नाम और आ गया, ये देखिए, गुरु गोवलकर। ठीक है, गुरु गोवलकर एस्पिरेशनल ब्लॉक्स डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, कौन सी स्कीम? एस्पिरेशनल ब्लॉक्स डेवलपमेंट स्कीम। अब ये एक्चुअल में क्या है, ये नाम क्या है? देखो आप, हमारे सेंट्रल लेवल का एक कार्यक्रम चलता है जिसका नाम है आकांक्षी जिला कार्यक्रम के नाम से। क्या नाम है? आकांक्षी जिला कार्यक्रम। इसमें क्या किया जाता है? पूरे इंडिया लेवल के ऊपर ऐसे ब्लॉक की पहचान की जाती है जो विकास के मामले में बहुत पीछे हैं, जो विकास के मामले में क्या है? बहुत ही ज्यादा पीछे हैं। उनको कैटेगरी नाम दिया जाता है एस्पायरेशनल ब्लॉक्स के नाम से। अब उन ब्लॉक्स को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए वहां पर जो कार्यक्रम चलाए जाएंगे या वहां पर जो अतिरिक्त फंड दिया जाएगा वो किस नाम से दिया जाएगा? गुरु गोवलकर एस्पिरेशनल ब्लॉक्स डेवलपमेंट स्कीम के नाम से। तो ये स्कीम राजस्थान के कितने ब्लॉक्स में लागू की जा रही है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कितने? 35 ब्लॉक्स। तो ये राजस्थान के सबसे पिछड़े हुए ब्लॉक हैं, जैसे बारां के हैं, सिरोही के हैं, इसके अंदर कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं, बाड़मेर के 1-2 ब्लॉक्स हैं। तो ये आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित ब्लॉक है। ठीक है, कितने ब्लॉक है? 35। ब्लॉक का मतलब तो समझ गए ना आप, पंचायत समिति। ठीक है, ब्लॉक उपखंड के अंदर लागू किए जा रहे हैं। चलो, इसके बाद में मनरेगा के अंतर्गत 3400 लाख मानव दिवस सर्जित करने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, 3400 लाख मानव दिवस, यानी कि एक साल में लगभग 3400 लाख जो संख्या है उसको रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बजट 2025-26 में। चलो, ये वैसे तो कोई लाइन नहीं है, देखो एक्चुअल में क्या है, पिछले बजट के अंदर सरकार ने एक कार्यक्रम घोषित किया था राजस्थान के अंदर, पंचगौरव कार्यक्रम के नाम से। कौन सा? पंचगौरव कार्यक्रम। ठीक है, अभी पीछे जब 1 साल पूरा हो रहा था गवर्नमेंट का, उस समय इसकी शुरुआत हुई थी। गलती से क्या है, पिछले बजट के अंदर इन्होंने उस डेट को 15 दिसंबर लिख दिया था। ठीक है, अब की बार उन्होंने बजट में इसको संशोधित किया है और ये लिखा है कि ये कार्यक्रम 17 दिसंबर 2024 से शुरू हुआ है। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना। बाय द वे, पुराना डाटा पड़ा हुआ हो हमारा कि पंचगौरव कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, और उसमें 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, 17 दिसंबर या 14 दिसंबर ऐसे करके दे दे, तो फिर वो डाटा हमारा अगर पुराने वाला पड़ा हुआ है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा हमारा। 15 दिसंबर नहीं मानना है, 15 दिसंबर को न शुरू होकर ये कब हुआ था? 17 दिसंबर को, है ना। ये पंचगौरव कार्यक्रम, इसके आगे मैं बात बता दूंगा आपको, हर जिले का प्रोग्राम है ये, जिसके अंदर 5 गौरव शामिल किए जाएंगे हर जिले के, है ना। जैसे उस जिले का एक कोई महत्वपूर्ण उत्पाद हो सकता है, उस जिले की एक महत्वपूर्ण कोई वनस्पति हो सकती है, उस जिले का एक महत्वपूर्ण कोई खेल हो सकता है, उस जिले का एक महत्वपूर्ण कोई कृषि का उत्पाद हो सकता है कोई, है ना। उस जिले से संबंधित कोई एक महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? उत्पाद हो गया, वनस्पति हो गया, खेल हो गया, कृषि हो गया, है ना। एक पॉइंट इसमें और कौन सा रहता है?
कोई उसकी विरासत हो सकती है, ठीक है, पर्यटन की दृष्टि से, है ना, तो उसको पंच गौरव कार्यक्रम का नाम दिया गया, ठीक है। तो इसको, ये कार्यक्रम जो है, इसकी स्टार्टिंग डेट अब वर्तमान में संशोधित करके कितनी कर दी गई है, 17 दिसंबर कर दी गई। ये बजट में है इसलिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है। चलो, इसके बाद में नगरीय विकास के लिए क्या काम किए जा रहे हैं। नगरीय विकास के लिए स्वर्ण जयंती पार्क स्थापित किया जाएगा, कहां, जयपुर में। कहां, जयपुर में। अब इस पार्क को ऑक्सीजन जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। किसके रूप में, ऑक्सीजन जोन। ये एक्चुअल में क्या है, कोरोना के बाद में ऐसे भारत में ये एक ट्रेंड चल पड़ा कि जहां जहां जिस एरिया के अंदर ऑक्सीजन की कमी नजर आती है ना, अब जयपुर अपने आप में क्या है, बहुत बड़ी मेट्रो सिटी, तो यहाँ पर क्या है, प्रदूषण वगैरह ज्यादा रहते हैं, तो वहां पर ऑक्सीजन का लेवल जो है वो वायुमंडल के अंदर क्या रहता है, थोड़ा कम रहता है। तो उस क्षेत्र के अंदर अतिरिक्त ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने के लिए उस पार्क को विकसित किया जाता है, किसके रूप में, ऑक्सीजन जोन के रूप में, है ना। तो ये ऑक्सीजन जोन बहुत है राजस्थान के अंदर। अभी इस बजट के अंदर जो घोषणा हुई है वो स्वर्ण जयंती पार्क जयपुर वाले को किसके रूप में तब्दील किया जाएगा, ऑक्सीजन जोन के रूप में। इसी प्रकार से रामगिरी पहाड़ी, बड़गांव, उदयपुर को ऑक्सीजन हब के रूप में विकसित किया जाएगा, किसके रूप में, ऑक्सीजन हब के रूप में। तो हरियाली तो पहले ही बहुत है वहां पे, और हरियाली डेवलप करने का वहां पे क्या किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। फिर कुचामन सिटी जो है, यहां पर सिटी पार्क स्थापित किए जाने की भी घोषणा की गई। ये सिटी पार्क, नेचर पार्क, ये बनाते रहते हैं, है ना, सरकार हर बजट के अंदर इनकी घोषणा करती है। तो अभी हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट यही बजट है। तो सिटी पार्क जो है वो वर्तमान बजट में किस में स्थापित होगा, हाँ, कुचामन सिटी के अंदर स्थापित होगा, ठीक। चलिए, फिर एक ये योजना देखिए आप, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना, जिसकी मैं बात बता रहा था अभी कि कोई ना कोई ऐसा नाम दे देता है। जैसे जिला उत्थान योजना जो है वो किसके नाम से शुरू हुई है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से शुरू हुई है। इसी प्रकार से शहरी विकास के लिए जो योजना घोषित हुई है वो किसके नाम पर है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से। अब ये अगर विभाजन अपने को ध्यान नहीं होगा तो वहां ध्यान आएगा भी नहीं, है ना, क्योंकि नाम पीछे क्या जुड़ा हुआ था, आगे वाला तो पता है हमें, है ना, कि पंडित दीनदयाल के नाम से कोई योजना शुरू हुई है, या उधर गोवलकर के नाम से कोई योजना शुरू हुई है ना, लेकिन उसके पीछे क्या था, किसके नाम से, किस पर्पज से वो शुरू हुई थी, वो ध्यान नहीं आता है एक्चुअली। तो ये योजना जो है वो 7 वर्ष के लिए शुरू की गई है ना, यानी कि वर्ष 2031 तक ये योजना जो है वो चलेगी। इसके उद्देश्य क्या है, शहरी क्षेत्रों का समावेशी विकास करना, दूसरा पलायन की रोकथाम करना, यानी कि शहर छोड़कर लोग जो दूसरे शहरों में जाते हैं उसको रोकना, तीसरा शहर के अंदर आधारभूत संरचनाएं विकसित करना, जैसे सीवरेज है, ड्रेनेज है, सैनिटेशन है, वेस्ट डिस्पोजल है, ठीक है, कचरा प्रबंधन वगैरह जितनी भी चीजें, वो सारी उन शहरों के अंदर क्या की जाएगी, डेवलप की जाएगी। तो ये शहरी विकास को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं थी, तो इंपॉर्टेंट है सारी की सारी, कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा आपसे। चलो, इसके बाद में औद्योगिक विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक विकास के लिए सरकार के द्वारा एक स्कीम चलाई जाती है निवेश प्रोत्साहन को लेकर के, उसको बोलते हैं सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप के नाम से। क्या नाम है बताओ, सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो राजस्थान के अंदर निवेश करने के लिए आया है, पैसे लेके आया बेचारा, उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, उसको सारी सुविधाएं, सारे कानून एक ही खिड़की पर समझा दिए जाए और वहीं उसका अप्रूवल कर दिया जाए, उसको जगह जगह धक्के नहीं खाने पड़े, नहीं खाने पड़ेंगे तो वो उसका मन राजी होगा, और मन राजी होगा तो वो और निवेश करेगा राजस्थान में। तो इसके लिए जो स्कीम चलाई जाती है उसको बोलते हैं सिंगल विंडो स्कीम के नाम से, और इसको वर्तमान में नाम दे दिया गया वन स्टॉप शॉप के नाम से। तो इसके अंदर क्या करती है राजस्थान सरकार, अलग अलग प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करवाती है। तो वर्तमान में इसमें जो सेवाएं हैं उनकी संख्या को बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 149 कर दिया गया। ध्यान रखना, ये बात इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अभी, है ना, कि वन स्टॉप शॉप योजना के अंतर्गत, है ना, औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए कितनी सेवाएं इस एरिया के अंदर शामिल कर दी गई है, तो ये सेवाएं कितनी है, 149, यानी कि एक ही खिड़की पर ये इतनी सेवाएं निवेश करने वाले व्यक्ति को एक साथ उपलब्ध हो जाएगी, ताकि वो सारे काम अपने एक ही जगह से निपटा सके। ठीक है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, कहने का मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट की। किसी जैसे अपने घर बनाते हैं तो पहले अपने बिजली कनेक्शन लो, पानी का कनेक्शन लो, लेबर डिपार्टमेंट में जाओ, वहां से रसीद कटवाओ, नगर पालिका से कटवाओ। अब ये सारी चीजें मान लो एक ही जगह, एक ही रूम में मिल जाए हमें, है ना, तो हम राजी तो होंगे। ये पैसे तो चलो लगे, अलग अलग जगह धक्के नहीं खाने पड़े और टाइम भी नहीं लगा हमारा, तुरंत काम हो गया हमारा। ठीक है, तो वैसे ही कुछ स्कीम है ये। अब इसकी उपयोगिता और दक्षता में वृद्धि के लिए कॉम्पिटिटिव इंडेक्स भी जारी किया जाएगा। ठीक है, ये तो चलो कोई बात नहीं, प्रतियोगिता सूचकांक जो है वो भी इसके अंदर जारी होगा। अब देखिए, सेवा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाएगा, ये तो था हमारा औद्योगिक क्षेत्र। अब सेवा क्षेत्र की बात करें तो इसके लिए भी एक पॉलिसी लाई जाएगी जिसका नाम है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी के नाम से। कौन सी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी के नाम से, यानी कि वैश्विक स्तर पर, पूरे विश्व स्तर पर जो सेवा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए हमें कैपेबिलिटी चाहिए,
जो क्षमता संवर्धन चाहिए, जो क्षमता चाहिए, वो क्षमता कैसे विकसित हो, उसके लिए एक पॉलिसी लाई जाएगी जिसको जीसीसी पॉलिसी नाम देंगे अपने। किसका? जीसीसी पॉलिसी। याद रखना इसको भी, ये नाम ही पूछा जाएगा, है ना, कि सेवा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सी नई पॉलिसी घोषित करने की घोषणा की है। तो वो घोषणा कौन सी है? जीसीसी पॉलिसी है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी के नाम से। ठीक है, तो ये औद्योगिक विकास और ये सेवा क्षेत्र। और देखिए ट्रेडिंग सेक्टर के लिए, ट्रेडिंग का मतलब व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भी हम एक पॉलिसी लाएंगे जिसका नाम क्या होगा? हाँ, आरटीपीपी के नाम से, आरटीपीपी पॉलिसी, राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी। ट्रेड का मतलब तो व्यापार, प्रमोशन का मतलब बढ़ावा देना या उसको प्रोत्साहन देना, तो ये भी घोषित होगी। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ जाएगा? जैसे ऐसे लिख के दे देगा कि बजट 2024-25 में कौन सी एक पॉलिसी की घोषणा नहीं की गई है। अब उसमें लिख देगा, ये शॉर्ट नाम भी लिख देगा जी, जीसीसी पॉलिसी, ये लिख देगा ट्रेडिंग प्रमोशन पॉलिसी, आगे और भी पॉलिसी आ जाएगी कोई, तो चौथी कोई नई पॉलिसी डाल देगा। चलिए, इसके बाद में देखो विभिन्न प्रकार के पार्क विकसित किए जाएंगे। अब पार्क का मतलब घूमने फिरने वाली जगह नहीं, हम बात किसकी कर रहे हैं? औद्योगिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं। इसका मतलब विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग क्या बनाए जाएंगे? पार्क बनाए जाएंगे। तो ये पार्क बनाने का काम एक तो डीएमआईसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया जाएगा। किसमें? डीएमआईसी। याद है आपको डीएमआईसी प्रोजेक्ट? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। क्या नाम है इसका? दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अब इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत मैंने बताया था राजस्थान के 22 जिलों की परिधि में क्या विकसित होंगे? औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। तो उसके अंतर्गत एक तो फार्मा पार्क बनेगा हमारे। फार्मा का मतलब समझिए दवाइयों का, फार्मास्यूटिकल, दवाई पार्क बनेगा कहने का मतलब। दूसरा, 2 बनाए जाएंगे लॉजिस्टिक पार्क। लॉजिस्टिक का मतलब समझते हैं आप? लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है? सामान की आवाजाही, है ना, जो कार्गो के माध्यम से या किसी भी तरीके से होती है, सामान को माल ढुलाई करना। तो ये माल ढुलाई किस प्रकार से होगी, उसके लिए क्या बनाए जाएंगे? लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे, जहां पे सामान को गोदाम के रूप में इकट्ठा किया जाएगा और फिर वहां से आगे उसकी सप्लाई की जाएगी। ठीक, इसके अलावा देखो बहुत सारे प्रकार के पार्क और विकसित किए जाने इसमें प्रस्तावित किए गए। अपने इनको एक मैप से ही डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से पार्क जो है वो बजट के अंदर घोषित किए गए हैं। देखिए सांगानेर के अंदर कौन सा पार्क बनाया जाना घोषित किया गया है? ब्लॉक प्रिंटिंग जोन, है ना। सांगानेर अपने आप में रंगाई छपाई उद्योग के लिए फेमस है, तो वहां पर बनाया जाएगा कौन सा जोन? ब्लॉक प्रिंटिंग जोन के नाम से। फिर देखिए आप बूंदी के अंदर बनाया जाएगा कौन सा पार्क? स्टोन पार्क। ठीक है, कल हमने स्टोन मंडियों की बात की थी, नई विकसित की गई है, और बूंदी के अंदर क्या बनाया जाएगा? स्टोन पार्क बनाया जाएगा। कोटा के अंदर बनाया जाएगा टॉय पार्क। टॉय का मतलब खिलौने, खिलौनों का पार्क बनाया जाएगा। कहां पे? हाँ, कोटा के अंदर टॉय पार्क। तो तरह तरह के खिलौने बनाए जाएंगे यहाँ पे। फिर देखो उदय चित्तौड़गढ़ की 2 लोकेशन है, एक का नाम है निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा में बनेगा कौन सा पार्क? स्टोन पार्क। तो अब सम्मिलित पूछ लेगा आपसे कि बजट 24-25 के अंदर कहां पर स्टोन पार्क बनाए जाने प्रस्तावित किए गए हैं। ऑप्शन में आपको देगा धौलपुर, करौली। देखो आपका दिमाग तुरंत ठनकेगा यहाँ पे। ठीक है, दूसरा आपको देगा राजसमंद, कोटा, राजसमंद, कोटा। तीसरा आपको देगा जालौर, किशनगढ़। ये लो, अब और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। ठीक है, जालौर, किशनगढ़। और चौथा ऑप्शन ये दे देगा आपको बूंदी, और दूसरा देगा निम्बाहेड़ा या चित्तौड़गढ़। ठीक है, अब बात यहां तक पहुंचेगी नहीं, क्योंकि हम तो स्टोन में ये पढ़ते हैं आज तक। ठीक है, जबकि स्टोन पार्क जो प्रस्तावित किए गए हैं वो कहां किए गए हैं? एक तो बूंदी में, और दूसरा कहां स्थापित किया जाएगा? निम्बाहेड़ा। अब एक सोनियाना लोकेशन है चित्तौड़गढ़ की, कौन सी? सोनियाना के नाम। सोनियाना में बनेगा सिरेमिक पार्क। सिरेमिक का मतलब समझ गया? सिरेमिक इंडस्ट्री जो हमने पढ़ी थी, सिरेमिक एक प्रकार की ये भी क्या है? खनिज है, जैसे सिरेमिक टाइल्स वगैरह बनाई जाती है ना। तो वो सिरेमिक इंडस्ट्री जो है उसका एक सेंटर पार्क बनाया जाएगा। कहाँ? सोनियाना, चित्तौड़गढ़ में। हालांकि सिरेमिक उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र बीकानेर है ना। सिरेमिक उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र किसको बनाया जा रहा है? बीकानेर को। और एक हमने सिरेमिक जोन भी स्थापित कर रखा है अलवर के अंदर, भिवाड़ी के अंदर। ठीक है, लेकिन ये वाला जो हम स्थापित कर रहे हैं ये क्या है? पार्क स्थापित कर रहे हैं। कौन सा? पार्क। इसके बाद में भीलवाड़ा, इसकी पहचान तो अपने आप में कपड़ा उद्योग से बहुत बड़ी मात्रा में जुड़ी हुई है, तो कपड़ा को लेकर के यहाँ क्या खोला जाएगा? एक टेक्सटाइल पार्क घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो वैसे भीलवाड़ा में ऑलरेडी टेक्सटाइल पार्क काम कर रहे हैं, लेकिन इस बजट के अंदर एक और टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा के अंदर बनाया जाना प्रस्तावित किया गया। तो एक तो फार्मा पार्क बनेगा डीएमआईसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत, 2 बनेंगे लॉजिस्टिक पार्क उसी प्रोजेक्ट में, बाकी ये अलग अलग जगह पर क्या बनाए जाएंगे? पार्क विकसित किए जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। कुछ नए औद्योगिक क्षेत्र भी घोषित किए गए हैं। ठीक है, इनके अंदर भी आजकल क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। जैसे आरएस वाले पेपर के अंदर इसमें से
2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर आपने पेपर देखा हो तो, है ना। अलग अलग एरिया वाइज ये नाम आ जाते हैं कई। अब कई नाम तो हमें पता होते हैं, लेकिन कई नाम ऐसे होते हैं जिनके जिले मैच करना अपने आप में दुबर काम हो जाता है जब वो मैच करके देता है। जैसे अब ये आ गया बांसखो, अब आपको पता ही नहीं चलेगा बांसखो कौन से जिले में, है ना। तो ये जयपुर जिले का बस्सी जो क्षेत्र है वहां का एक क्षेत्र है जिसका नाम है बांसखो। इसको नया औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया है। औद्योगिक क्षेत्र जो घोषित करेगी वो किसके माध्यम से घोषित करेगी? रिको के माध्यम से, है ना। रिको द्वारा नए औद्योगिक क्षेत्रों की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। तो घोषित बजट में सरकार करती है, स्थापना इनकी कौन करती है? सरकार की तरफ से रिको करती है। ठीक है, तो देखो बांसखो। फिर अलवर की एक लोकेशन है कठुमर, इसके बारे में पता होता है अपने को। भरतपुर की 2 लोकेशन है, वेर और दूसरी कौन सी है? रूपवास, बेर और रूपवास। इसके बाद में दौसा की ये देखो समलेटी, अब ऐसा नाम आ जाएगा समलेटी, ठीक है, महुआ का ये एक पार्ट है। इसके बाद में करौली का टोडा भीम, ये भी एक पॉपुलर सी जगह है। टोंक का देखो दत्तवास, कौन सा है? दत्तवास, टोंक का औद्योगिक क्षेत्र है। कोटा का कौन सा है? गोपालपुरा। ब्यावर की कौन सी लोकेशन को सिलेक्ट किया गया? जेतारण, पहले पाली में आती थी, अब वर्तमान में ब्यावर में। इसके बाद में भीलवाड़ा में 3 है, देखो आप, पीपलूद, पंडेर और रेडवास। कौन कौन से बताओ? पीपलूद, पंडेर और रेडवास, ये तीनों ही क्षेत्र जो है वो किसके? भीलवाड़ा के। फिर आगे बढ़ते हैं, जालोर के अंदर कौन सा है? सरनाऊ, जालोर का कौन सा है? सरनाऊ। इसके बाद में पल्ली की सोजत, मेहंदी वाला। अजमेर का कौन सा है? केकड़ी, अजमेर का कौन सा? केकड़ी। इसके बाद में डीडवाना तो चामन का डीडवाना, और बीकानेर का कौन सा है? श्री डूंगरगढ़। ठीक है, ये सब राजस्थान के अंदर नवीन विकसित औद्योगिक क्षेत्र हैं। अब इनकी संख्या और काउंट कर लेना आप। 17 है क्या? देखना एक बार काउंट कर लेना है। हाँ, तो नवीन बजट के अंदर कितने नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने प्रस्तावित किए गए हैं? 17 नए औद्योगिक क्षेत्र। और आजकल तो इनके नाम और पूछने लगे हैं सुमेलित करवा के, 4 नाम लिख देगा, सामने जिले लिख देगा, करो सुमेलित इनको। तो उसमें ये नाम कई तो ध्यान होते हैं, वेर जैसे ध्यान होता है भरतपुर का है, लेकिन कई बार ऐसे ही उठा के दे देगा, बांसखो दे देगा, पंडेर दे देगा, सरनाऊ दे देगा, दत्तवास दे देगा जैसे। ठीक है, तो इनका ध्यान रखिएगा। इसके बाद में देखो एक और अपडेशन सिस्टम लागू किया जाएगा राजस्थान में, पीएम गति शक्ति अपडेशन सिस्टम के नाम से, है ना। अब ये योजना क्या है? वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है ये, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना बोलते हैं इसके अंदर। इसमें क्या किया जाएगा कि जितने भी परिवहन के हमारे साधन है ना, उन सबको एकीकृत किया जाएगा, है ना। वो कई दिनों तक वो तस्वीर वायरल हुई थी, आपने देखा होगा, है ना। नीचे नदी थी, ऊपर वायुयान उड़ रहा था और उसके बराबर सड़क चल रही थी, ठीक है, और उसके ऊपर वो आता था कि गति शक्ति आने वाले टाइम में ऐसी हो जाएगी। कहने का मतलब सामान की आवाजावी को कैसे तुरंत त्वरित गति से बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए हम क्या करेंगे? रेलवे परिवहन, सड़क परिवहन और वायु परिवहन तीनों को एकीकृत करने का प्रयास करेंगे, ताकि सामान की माल ढुलाई जो है वो देश के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर निर्बाध रूप से चलती रहे। तो वो जो योजना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की है, आधारभूत संरचना विकसित करने को लेकर चलाई गई है, उसका नाम है पीएम गति शक्ति योजना। तो इसका बाद राजस्थान के अंदर जितने भी औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे उनको आपस में इंटीग्रेट किया जाएगा, और कौन सा सिस्टम लागू किया जाएगा? प्रधानमंत्री गति शक्ति अपडेशन सिस्टम को इसमें लागू किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट थी अपने लिए। चलो, पर्यटन, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है? तो एक तो नया फंड स्थापित किया जाएगा जिसका शॉर्ट नेम है RTICF के नाम से। क्या नाम है? RTICF, राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि राजस्थान में पर्यटन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, और साथ में क्या? कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए, क्षमता संवर्धन करने के लिए। किसके लिए? क्षमता संवर्धन। क्षमता संवर्धन का मतलब उसमें काम करने वाले जो लोग हैं उनके अंदर कौशल विकसित करने के लिए एक फंड बनाया जाएगा जिसका नाम क्या है? RTICF फंड के नाम से, राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड के नाम से। फिर आगे देखिए, रामगिरी पहाड़ी, बड़गांव, उदयपुर को ये तो बता दिया मैंने आपको, किसके रूप में विकसित किया जाएगा? ऑक्सीजन हब के रूप में। अब एक ये और देखिए आप, आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन, क्या है? आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन, यानी कि टूरिज्म के लिए एक आइडियल या सबको पसंद आने वाली लोकेशन, उसको क्या बोलते हैं? अपने आइकॉनिक लोकेशन बोलते हैं। जैसे आमेर महल है, मान लो ये राजस्थान की फर्स्ट आइकॉनिक साइट थी, ठीक है, जिसको देखने के लिए सब लोग जाते हैं जैसे। तो ऐसे ही राजस्थान में इस बजट के अंदर 10 ऐसी साइट को विकसित किया जाएगा जो कि किसके रूप में होगी? आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में आएगी सामने। जैसे मान लो उदाहरण, जैसलमेर का किला है, 12 का शेरगढ़ का किला है, सवाई माधोपुर का खंडार का किला है। ठीक है, तो ये संख्या इंपॉर्टेंट है कि बजट 24-25 के हिसाब से कितनी साइट्स को आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा।
तो आपके सिलेबस में राजस्थान ज्योग्राफी वाले पार्ट में भी पर्यटन वगैरह ये सारे क्षेत्र हैं। तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है, करंट से जोड़कर वहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, और आपको लगता है कि ये क्वेश्चन कहां से आ गया, कैसा क्वेश्चन है जो अब तक हमने पढ़ा ही नहीं था, तो वो इसी वजह से पूछते हैं, ठीक है। बजट का नाम ना ही दे और ऐसे ही पूछ लेगा कि हाल ही में कितने साइट्स को आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन साइट के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है, तो 10 है ये साइट्स। चलिए फिर देखें, शेखावटी क्षेत्र प्रसिद्ध है हवेलियों के लिए। किसके लिए? हवेलियों के लिए। अब वहां की हवेलियों को संरक्षित रखने के लिए एक योजना चलाई जाएगी जिसका नाम क्या है? शेखावटी हवेली संरक्षण योजना के नाम से, ठीक है। तो क्वेश्चन शेखावटी क्षेत्र का नाम दे देके वैसे पूछ सकता है आपसे, है ना, कि किस क्षेत्र की हवेलियों को संरक्षित रखने के लिए हवेली संरक्षण योजना चलाई जानी प्रस्तावित की गई। तो जोधपुर की है, जैसलमेर की भी हवेलियां फेमस है ना, तो एक शेखावटी वाले दे देगा। फिर आगे देखिए, जयपुर के अलावा उदयपुर और जोधपुर के अंदर भी ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया जाएगा। मार्ट का मतलब होता है ये एक ऐसा आयोजन होता है जिसके अंदर देश विदेश के बहुत सारे फेमस लोग, उद्योगपति शामिल होते हैं, ठीक है, जो पर्यटन के अंदर निवेश करने के लिए क्या होते हैं, आगे आते हैं। तो अब तक ये आयोजन सिर्फ जयपुर में ही होता था, जिसको ट्रेवल मार्ट बोलते थे अपने। अब आने वाले समय में, आने वाले साल में ये 2 और जगह आयोजित भी होगा। कहां? उदयपुर और जोधपुर, क्योंकि पर्यटन उद्योग के लिए ये भी दोनों बड़े सेंटर हैं राजस्थान के, ठीक है। तो यहां भी ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया जाएगा। फिर देखो, जयपुर के अंदर कंसर्ट एंड कन्वेंशन माइस सेंटर बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? कंसर्ट एंड कन्वेंशन माइस सेंटर। कंसर्ट एंड कन्वेंशन का मतलब समझिए क्या? संगीत से जुड़े हुए। कंसर्ट का मतलब क्या होता है? जैसे संगीत महोत्सव वगैरह होते हैं ना, उसके लिए ये माइस सेंटर जो होता है ना, ये एक तरीके की शॉर्ट फॉर्म है ना। ये माइस जो है वो क्या है? एक शॉर्ट फॉर्म है जिसके अंदर जैसे अपने क्या है, पर्यटन उद्योग का मैनेजमेंट जैसे, है ना, उसके इंसेंटिव जैसे, प्रोत्साहन कैसे दे सकते हैं उसको, उसके अंदर कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर एग्जीबिशंस का आयोजन कैसे कर सकते हैं। तो इन चारों चीजों को एक साथ समेकित किया जाता है, तो उस सेंटर को क्या बोलते हैं? अपने माइस सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइस सेंटर। तो ये माइस सेंटर कंसर्ट और कन्वेंशन को लेकर स्थापित होगा कहां? जयपुर में। चलो फिर देखो, 2 पेनोरमे बनाए जाने प्रस्तावित किए गए हैं और दोनों हड़बुजी के पेनोरमे हैं। तो एक तो ये है कि किस लोक देवता का पेनोरमा बजट 24-25 के अंदर बनाया जाना प्रस्तावित किया गया। पेनोरमा का मतलब समझ गया? उनके जीवन से संबंधित बहुत सारी चित्र, कलाकृतियां, कहानियां दीवारों के ऊपर उकेरी जाती है या पोस्टर्स लगाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अपने पेनोरमा बोलते हैं। तो ये हड़बुजी के पेनोरमे बनाए जाएंगे। एक तो उनका मुख्य स्थान है कौन सा? बेंगटी गांव, और दूसरा कहां? रेवासा सीकर, रेवासा धाम सीकर के अंदर। फिर आगे बढ़ते हैं, ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा। अब ये मैंने हालांकि आपको पर्यटन पढ़ाया था, तब ये डिटेल में करवा भी दिया था मैंने आपको कि इस ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट में किस किस को शामिल किया जाएगा। तो इसके अंदर 3 हमारे बागड़ वाले जिले तो शामिल है ही हैं, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है और बांसवाड़ा है। इसके अलावा इसके अंदर उदयपुर वाला क्षेत्र भी शामिल किया गया है, सलुम्बर वाला मान लो, ठीक है, इसके साथ लगता हुआ, और एक इसमें मान लो आप चित्तौड़गढ़ वाला एरिया, ठीक है, चित्तौड़गढ़ वाला। इसके मंदिरों को और धार्मिक स्थानों को इसमें शामिल किया गया। तो देखो आप, त्रिपुरा सुंदरी, बांसवाड़ा वाला, मानगढ़ धाम, इसके बाद में बेणेश्वर धाम, इसके बाद में सीता माता अभ्यारण्य, फिर ऋषभ देव का मंदिर, उसके बाद में गौतमेश्वर मंदिर, है ना, और मातृकुंडिया स्थान चित्तौड़गढ़ वाला। इन सबको जोड़ते हुए एक सर्किट बनाया जाएगा जिसका नाम क्या रखा गया है? ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के नाम से, ठीक है। चलिए, फिर एक योजना पहले से चल रही थी, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के नाम से। कौन सी योजना है? वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, यानी कि 60 साल से अधिक उम्र वाले जो नागरिक हमारे, जो सीनियर सिटीजन है, उनको यात्रा करवाने के लिए योजना चलती थी। अभी इसके अंदर संख्या बढ़ा करके कितनी की गई है? 6000 वरिष्ठ नागरिक जन जो है उनको हवाई मार्ग से क्या करवाई जाएगी? यात्रा करवाई जाएगी। तो यह हवाई मार्ग मूलतः नेपाल की यात्रा, काठमांडू की यात्रा के लिए था वैसे ही, ठीक है। हवाई यात्रा कहां की कर रहे थे? अपने काठमांडू, जो पशुपतिनाथ मंदिर है काठमांडू वाला, वहां तक की यात्रा करने का इसके अंदर प्रावधान था। तो पहले इसके अंदर संख्या कम थी वरिष्ठ नागरिक जनों की, अब बढ़ा के इसके अंदर कितनी की गई? 6000। साल में 6000 सीनियर सिटीजन को उन स्थानों की क्या करवाई जाएगी? यात्रा करवाई जाएगी। चलो लास्ट और देखो आप, देवस्थान विभाग। देवस्थान विभाग का मतलब क्या है? जो राजस्थान में मंदिर स्थापत्य को या मंदिर विकास के लिए कार्य करता है, उसको क्या बोलते हैं? अपने देवस्थान विभाग। तो देवस्थान विभाग के अंतर्गत जो अंशकालिक पुजारी है ना, जो आयाराम गयाराम वाले हैं बेचारे, उनका मानदेय जो है वो बढ़ा के 5000 रुपए से कितना किया गया? 7500 रुपए किया गया, ठीक है। तो 5000 से 7500 रुपए।
चलिए इसके अपने कल आगे बात करते हैं, ठीक है। काफी पार्ट पड़ा है अभी बजट का, ये पार्ट फर्स्ट पार्ट हुआ है, सेकंड पार्ट अपने को एक क्लास में और कवर करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू।